हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो है वो लेके आए हैं क्लास 9 का जो चैप्टर है ड्रेनेज, जिसकी वेटेज काफ़ी रहती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th एंट्रेंस में। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे पूरा कि ड्रेनेज क्या है, उसके बाद जो भी उससे सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, है ना। उसके बाद जो भी पैटर्न्स हैं उसके क्या कंडीशंस हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं पहले। तो आपको हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी बताएंगे। इस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आज जो है वो हम इसका पहला पार्ट लेके आए हैं और हमारा बैच भी जो है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन। जेड एकेडमी से आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बाकी फैकल्टीज आप जानते हैं आपके लिए अलग अलग जो है वो क्लासेस लेके आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट जो है वो यावर सर आपके लिए लेके आए, मैथमेटिक्स बाय जेड सर है। ड्रेनेज में आज आपके लिए लेके आया हूँ, मेरा नाम उस्मान है। और स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2 आपके लिए जो है वो सुबूर सर लाने वाले हैं मंडे को 1 तारीख को। 2 तारीख को जो है वो हया मैम टेंसेस पार्ट 3। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन यावर सर लेके आएंगे और डेमोक्रेटिक राइट्स फिर यावर सर आपके साथ फिनिश करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा जो आज का चैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया, उसका नाम है ड्रेनेज। ठीक, तो ड्रेनेज क्या है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आइए चलते हैं। मेरे ख्याल से ये पेंटिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेंटिंग्स होगी। हर बच्चा जो है वो स्कूल में कभी ना कभी इस टाइप की पेंटिंग जरूर बनाता है ना, जिसमें पहाड़ है और पहाड़ों से एक नदियाँ निकल रही हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स से जो है नदियाँ निकलती हैं। और जो हम आज पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गंगा बेसिन है ये दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा है, दुनिया में इसका नाम आता है फर्टाइल लैंड, ये कैसे क्रिएट करता है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर की सप्लाई जो है वो ऑफ कोर्स रिवर्स के थ्रू होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, आइए इसको समझते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक इलाके में क्या कह रहा है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम, यानी कि जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम कहां का, एक इलाके का, एक एरिया का, उसको कहा जाता है ड्रेनेज। ठीक है, अभी रिवर सिस्टम क्या है, चलते हैं आगे। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो फर्क क्या है ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन, यानी कि उस एरिया में जो ड्रेन होगा एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा उसको कह दिया जाएगा फिर ड्रेनेज बेसिन। यानी कि एक रिवर निकल रही है एक इलाके से और वो फिर जितने इलाकों में उसका पानी यूज किया जा रहा है, बह रहा है, ठीक है, वो सारा जो इलाका हो जाएगा वो फिर रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन जिसको हम कह रहे हैं वो हो जाएगा। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins, such an upland is known as a water divide। अब भाई जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये पानी बह रहा है, राइट, इधर इधर का इलाका जो है ये ऊंचा है, इधर का इलाका ये ऊंचा है। ठीक, तो इसी तरीके से ये पानी आगे चलेगा कहीं और, फिर बड़ा इलाका आएगा, वहां से ये जो है वो और ज्यादा फिर टूटेगी नदी। टूटने से मेरा मतलब है कि बट जाएगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज में फैल जाएगी। तो वो जो इलाके होंगे जो बीच बीच में होंगे दो ऐसे पैसेजेस के बीच में, वो फिर कहलाएंगे वाटर डिवाइड। ठीक है, तो ये जो भाग हो रहा है पानी का, वाटर जो डिवाइड हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, या तो कोई एलिवेटेड एरिया हो, एलिवेटेड यानी कि ऊंचा, जैसे कि कोई माउंटेन, या फिर कोई अपलैंड हो, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। भाई देखो सबसे ऊंचा क्या होता है, माउंटेन। ये माउंटेन अगर है, ठीक, माउंटेन से फिर नीचे की तरफ अगर ऊंची जमीन है ये, ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं पठार। ये हो गया प्लेट्यू। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं कि प्लेट्यू जो है वो तिब्बतन प्लेट्यू सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, राइट। और उसके बाद प्लेट्यू के नीचे जो जमीन है, मतलब नीचे से मेरा मतलब है कि एलिवेशन में नीचे सबसे ऊंचा एलिवेशन किसका हो गया, यहां से यहां तक ये माउंटेन का हो गया, यहां से यहां तक ये प्लेट्यू का हो गया। और फिर जैसे कि ये जमीन चल रही है तो फिर ये जमीन का एलिवेशन है प्लेन एरिया का। ठीक, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर समुंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं सी लेवल।
तो याद रखना गाइज, ये जो सी लेवल है, ये जो सी लेवल है, हम लोग सी लेवल से ही किसी भी चीज की हाइट नापते हैं ज्योग्राफी में। आप कहीं पहाड़ पे जाएंगे, नैनीताल जाए, मसूरी जाए, कहीं भी वहां पे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 3340 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो अबव द सी लेवल यानी कि जो समुद्र का लेवल है उससे ये इलाका 3300 मीटर XYZ ऊपर है। ठीक है, जो भी उसकी फिर यूनिट होगी आगे की। ठीक, चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि भाई जो एक इलाका जो कि एक रिवर सिस्टम जहां से होती हुई आ रही है वो ड्रेनेज कहला जा रहा है, और उसके बाद फिर वो ड्रेनेज बेसिन हो जा रहा है। ठीक है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी ये है वाटर डिवाइड। देखो एक स्ट्रीम ये निकल के आ रही है, एक स्ट्रीम ये जा रही है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो इलाका है ऊंचा, ये हो जाएगा वाटर डिवाइड। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ड्रेनेज का बेसिन देखिए आपके सामने यहाँ पे शेयर किया गया है, इसको समझे। स्प्रिंग है, सबसे पहले यहाँ से निकल रहा है, ड्रेनेज का डिवाइड है, बहती हुई आ रही है नदी। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी वो आप कहेंगे वो धारा जो अपना पानी लेकर मिल जाएगी दूसरे सिस्टम के साथ। ठीक है, यानी कि अपना पानी उसको देगी, बड़ा कर देगी उसको। तो ट्रिब्यूटरी यानी कि गिफ्ट, ट्रिब्यूट गिफ्ट होता है, तो ट्रिब्यूटरी यानी कि पानी का लेवल और बढ़ जाएगा जहां पर ट्रिब्यूटरी मिल रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटरीज वो कहलाती है जो पानी लेके एक मेन सिस्टम से अलग होते चले जाते हैं। ठीक है ना, धाराएं जब बट जाती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी। ये मेन रिवर चैनल दिखाया गया है, ये देखिए अपना पानी लेके इससे मिल रही है, तो ये हो गई ट्रिब्यूटरी, है ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरी। देखो यहाँ से नदियां मिल रही हैं और पानी इसका बढ़ा रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं नीचे ये और चौड़ा हो गया है, पानी बढ़ गया है नीचे। ठीक है, माउथ ऑफ रिवर वो एरिया कहलाएगा जहां पर ये बिल्कुल गिर रही होगी समुद्र में, ये माउथ ऑफ द रिवर। अब ये माउथ ऑफ द रिवर जो होगा, ऑफ कोर्स जब नदी पहाड़ों से निकलेगी, एलिवेशन ज्यादा होगा, तेजी से बहेगा पानी। जब तेजी से बहेगा तो कटान ज्यादा करेगा, चोट ज्यादा पहुंचाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि पहाड़ों पे तो एक जैसा पहाड़ है, राइट, एक जैसे से मतलब है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन वहीं पे फिर आपको बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर दिखने लगते हैं। फिर आप और नीचे आएंगे तो उन पत्थरों का साइज छोटा हो जाएगा। अब और नीचे आएंगे तो वो पत्थर जो है कंकड़ में वो तब्दील हो जाएंगे, पेबल्स में तब्दील हो जाएंगे, और नीचे आएंगे तो वो फिर सिल्ट में जो है वो तब्दील हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो जब रिवर निकलती है किसी भी माउंटेन से, तो वहां पे उसका एलिवेशन, क्योंकि माउंटेन का ज्यादा होता है तो फिर इसकी स्पीड ज्यादा होगी। और ऑफ कोर्स जब तक उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज भी नहीं होंगी, क्योंकि भाई अगर पानी अलग हो जाएगा तो फिर उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि माउथ ऑफ द रिवर जो होता है वहां पे कई दफा डेल्टास भी बनेंगे। पानी लगभग ऐसा लगेगा जैसे कि रुका खड़ा है, ठीक है, लेकिन वो चल रहा होगा बहुत हल्के हल्के, क्योंकि एक तो प्लेन लैंड होगी तो पानी जो है वो हल्के बहेगा। वहां पे एलिवेशन तो है नहीं कि भाई ढाल से नीचे गिर रहा है तो तेजी से गिर जाए, है ना। तो वो फिर हम समझेंगे कि माउथ ऑफ द रिवर के पास जाते जाते उसकी स्पीड हल्की हो जाएगी, वहां का जो टेरेन होगा वो भी तब्दील हो जाएगा। भाई किसी इलाके में अगर इतने लंबे समय तक पानी जो है वो रुक रुक के चले या खड़ा हो जाए तो उसका असर तो फिर पड़ेगा ही, वहां की फिर जो वाइल्ड लाइफ होगी उसके ऊपर भी, और वहां की जो वेजिटेशन होगी वो भी उसी तरीके की होगी। उस तरह के पेड़ पौधे होंगे जो कि खड़े पानी में सरवाइव कर सकते हो, है ना। हर तरीके का पौधा तो नहीं कर सकता, भाई किसी पौधे को कम पानी चाहिए होता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको पानी नहीं चाहिए, राइट। तो चलते हैं आगे। ये आपके सामने जो एग्जाम्पल है गाइस, ये है वेनेजुएला का, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सारे जो इलाके हैं आपके सामने है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन, अमेज़न बेसिन, जो कि आता है ब्राजील में, ठीक है ना, अमेज़न रिवर। इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं आप, ये देखिए रिवर्स ये होती हुई जा रही है, पूरा रिवर सिस्टम है। अब इसमें से जो है वो अलग अलग जो धाराएं हो रही हैं वो हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो अपना पानी लेके अगर मिल रही होंगी मेन रिवर चैनल में तो वो हो जाएंगी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसको हम आगे इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, सवाल वहां से काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, ड्रेनेज का पैटर्न डिस्कस किया जा रहा है कि भाई क्या मेन पैटर्न है ड्रेनेज का। इस पे मैं आपको बता दूं सवाल पहले आए हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक, कि क्या है। चलते हैं आगे। द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज, सिंपल सी बात है। ड्रेनेज का पैटर्न कहने का मकसद हो गया
कि एक वो पैटर्न जिसमें कि एक नदी बहती है, ठीक। अब एक नदी जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं बहती। क्यों नहीं बहती भाई? इसलिए नहीं बहती कि उसके निकलने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है उसका, इस पे डिपेंड करेगा। वो किस किस इलाकों से होती हुई जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किस तरह की जमीन है उस इलाके की जहां से वो अपना रास्ता तय कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो मेन इसके रीजंस हैं वो यही है कि किस तरह की जमीन के ऊपर जो है वो ये पानी बह रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उसका पैटर्न क्या बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं गार्डन में फॉर एग्जांपल पानी डालूं मैं पाइप से, ठीक है ना, मैं एक जगह पर जो है वो पानी के जो फोकस है उसको रखूं, एक ही जगह पे मारता रहूं, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे वहां से मिट्टी हटने लगेगी, गहरी होने लगेगी, गड्ढा बनने लगेगा, है ना। इसीलिए जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो बहुत हल्के से डालना चाहिए ताकि वो मिट्टी वहां की ऐसे हट ना जाए एकदम से फोर्स से, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं टाइल के ऊपर हूं, मार्बल के ऊपर हूं, मैं वहां पे पाइप से पानी डाल रहा हूं, तो ऐसे 10 5 15 20 मिनट पानी डालने से कुछ नहीं होगा, टाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स पानी का जो फोर्स है वो तो डिपेंड करता ही है, लेकिन जिस चीज के ऊपर पानी पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। वही डिसाइड करता है कि किस तरीके के पैटर्न्स फिर बन रहे हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स, 4 तरह के जो है वो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। सबसे पहले तो तुम ये याद रखना कि इनके नाम क्या है। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पैटर्न होता है, तो वो कौन सा होता है, प्लस इनमें से कौन सा पैटर्न होता ही नहीं है, ठीक है। तो डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल। भाई सबसे आसान तो देखो रेडियल है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपने एक ग्लास लिया, उसको उल्टा रख दिया, उसके ऊपर आपने पानी डाला हल्के से, तो वो क्योंकि वो ऐसा सर्कुलर सा होगा और वो पानी फिर कहीं से भी बहेगा, इस साइड से भी बह सकता है उसके ऊपर, इस साइड से भी बह सकता है ना। इसी तरीके से आप इमेजिन करें कि पहाड़ के ऊपर से आप इस तरीके से डाल रहे हैं एक पॉइंट पे पानी, वो पहाड़ के नॉर्थ में भी बह सकता है, साउथ में भी बहेगा, ईस्ट में भी बहेगा, वेस्ट में भी बहेगा। तो इसलिए ही हम इसको रेडियल कह रहे हैं, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम अ सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शंस। कैसे है? सेंट्रल पीक है, यानी कि इस पीक की बात चल रही है। अब यहां से कभी इधर भी आएगा पानी, कभी पीछे की तरफ इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, रेडियल है, कोई सेट पैटर्न नहीं है। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम अ सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सबसे आसान था रेडियल, ये हमने पढ़ लिया, बाकी भी आसान है। चलिए दूसरे देखते हैं क्या कह रहे हैं। रेक्टेंगुलर को देख लेते हैं। डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंट जॉइंटेड रॉक्स टेरेन, ठीक है ना। ये किस पे डेवलप करता है? ये डेवलप करता है जहां पर स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक्स टेरेन होते हैं। रेक्टेंगुलर देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर ये बन रहा है, ये बन रहा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो अब देखो सवाल किस तरीके से पूछेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये 4 नाम याद रखने हैं, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस और तुम्हारा रेक्टेंगुलर और रेडियल। सबसे पहले पूछ लेंगे भाई इनमें से कौन सा नहीं होता, तो ये 4 नाम आपको याद होंगे, आप बता देंगे जी कौन सा पैटर्न होता है कौन सा नहीं होता। उसके बाद आपसे जो अगला तरीका है सवाल पूछने का वो ये कि रेडियल में कैसे बहता है पानी, तो आप जानते हैं कि जी वो कहीं भी बह सकता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है सेंट्रल पीक से। 2 लफ्ज याद रखने, सेंट्रल पीक होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेंगे रेक्टेंगुलर में ऐसी क्या खास बात है, किस तरीके से सवाल पूछेंगे, पूछ लेंगे कि इसमें किस तरह के जॉइंट रॉक्स होते हैं। तो स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक्स होते हैं, यानी कि ऐसी ये जो भूमि है ये ऐसी है सख्त तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई कि इसमें रेक्टेंगल ही पैटर्न बन पाता है। अगला क्या है फिर? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिट्स पैरेलल टू ईच अदर, ट्रिब्यूटरीज आर जॉइंड। एक सेकंड गाइस, सॉरी। ठीक, ट्रिब्यूटरीज आर जॉइंड एट राइट एंगल्स। क्या बात कही जा रही है यहाँ पे? एक हार्ड एक सॉफ्ट, एक हार्ड एक सॉफ्ट, इस तरीके से जो है वो पैटर्न है। तो इसमें सॉफ्ट वाले को ऑफ कोर्स वो काट लेगी, पानी की धारा जल्दी काट लेगी, हार्ड वाले को नहीं काट पाएगी, फिर सॉफ्ट वाले को काटेगी, फिर हार्ड वाले को नहीं काट पाएगी इतनी जल्दी। तो ये जो है वो राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल, एग्जिस्ट करते हैं टू ईच अदर, ट्रिब्यूटरीज आर जॉइंड एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से पैटर्न में राइट एंगल्स में ट्रिब्यूटरीज जॉइंड होती हैं, तो आप बोल देंगे जी ट्रेलिस में होती है। आपसे पूछेंगे
कि जो स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉक्स होते हैं वो इनमें से कौन से पैटर्न में होते हैं, तो आप बोल देंगे रेक्टेंगुलर में होते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछेंगे कि सेंट्रल पीक से कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फ्लो करता है, तो आप कह देंगे रेडियल। ठीक है, इस तरीके से सवाल आते हैं गाइस इसमें। अगला है डेंड्रिटिक, जो पहला था, रिवर फ्लोज विद द स्लोप ऑफ टेरेन, जैसा स्लोप होता है उस तरीके से फिर बहता है पानी। रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती हैं कि कभी इधर को निकल गई फिर थोड़ी सी और उसमें छोटी इधर को निकल गई, ठीक है ना, कोई सेट पैटर्न नहीं है। पैटर्न यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रांचेस ऑफ ट्री। इसके ऊपर सवाल पिछली दफा पूछा गया है, जो पहले एग्जाम में वही पूछा गया है कि इनमें से कौन से पैटर्न में ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह जो है वो ड्रेनेज पैटर्न होता है, तो आप कह देंगे जी डेंड्रिटिक जो होता है उसमें ये चीज होती है कि वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह चलता है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर सवाल बनते हैं गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब हम आगे, ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया की अब हम अगर बात करें तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दो मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया को डिवाइड किया गया है। और पहला है हिमालयन रिवर, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना। पहला है हिमालयन रिवर्स, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो अभी अगर हम मोटे तौर पे इसकी बात करें हिमालयन रिवर्स की और पेनिनसुलर रिवर्स की, तो आप देखेंगे कि जो हिमालयन रिवर्स होंगी वो पेरेनियल होंगी। पेरेनियल का मतलब वो नदियां जो साल भर बहती हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि भाई जो सोर्स होगा हिमालयन रिवर्स का वो होगा ग्लेशियर्स, राइट, गंगोत्री ग्लेशियर है जैसे गंगा, ठीक। तो क्योंकि ग्लेशियर्स में पानी रहता है इस वजह से इन रिवर्स को भी जो है वो कंटिन्यूअस पानी मिलता रहता है, ठीक है, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। हिमालयन रिवर्स ऑफ कोर्स ऐसे टेरेन से निकलती हैं, पहाड़ी टेरेन से निकलती हैं, स्पीड ज्यादा होती है, कटान ज्यादा करती हैं, इरोजन ज्यादा करेंगी, बहुत बड़े एरिया को जो है वो केटर भी करती हैं, है ना। बेसिन जो बनेगा वो बड़ा इलाके में बनेगा पूरा, जैसे मैंने बोला गंगा बेसिन। पेनिनसुलर रिवर जो होंगी इंडिया की वो कंपैरेटिवली इतना ज्यादा पानी लेके नहीं चलेंगी अपने अंदर। भाई अगर पानी लेने की हम बात करें वॉल्यूम पानी का, तो ब्रह्मपुत्र बहुत लेके चलती है, गंगा बहुत लेके चलेगी, है ना, यमुना बहुत पानी लेके चलती है। लेकिन साउथ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इनके कंपैरिजन में उसके अंदर वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता है, स्पीड भी ज्यादा नहीं होती, इरोजन भी बेइंतहा नहीं होगा। तो ये फर्क जो है वो हमें देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं इंदस, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये सब है ना, इसके वो हो गए। ऐसे ही गंगा, यमुना, उसके बाद चंबल, इधर सरस्वती, ये अकेली एक नदी है लूनी राजस्थान वाली, और गंधक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलते हैं आगे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे क्वेश्चंस बने हैं। ड्रेनेज पैटर्न्स, द स्ट्रीम्स सॉरी द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि जिस तरीके का स्लोप होगा, जिस तरीके की भूमि होगी जिसके ऊपर वो बह रहा होगा पानी, उस पर डिपेंड करेगी सारी चीजें। भाई आप आज पहाड़ में जाते हैं, आप देखते हैं खाई है और खाई के अंदर एक नदी बह रही है, तो वो नदी हमेशा से वहां पे नहीं थी, वो बहुत ऊपर थी, वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद इरोजन कर करके वो वहां पर गई है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है इसमें। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो रॉक स्ट्रक्चर हो, स्लोप ऑफ लैंड हो, ठीक है, उनके ऊपर सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस हो एरिया की, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो इसको हमने डिस्कस किया ये गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल पैटर्न्स। The dendritic pattern develops where the river channel flows the slope of the terrain. हमने इसको डिस्कस किया है कि slope of the terrain जिस तरीके का होगा उसके ऊपर भी dendritic pattern चलेगा। The streams with its tributaries resemble the branches of tree, इसके ऊपर क्वेश्चन बना ही है पहले। चलते हैं आगे। A river joined by its tributaries at approximately right angle, आपसे पूछ लेंगे जी right angle पे जो है वो कौन से पैटर्न में होता है, तो आपको याद रखना है ट्रेलिस पैटर्न में। A trellis drainage pattern develops where हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट। अब आपसे पूछेंगे जी ट्रेलिस जो है उसके अंदर क्या खासियत है, तो आप जानते हैं कि एक हार्ड एक सॉफ्ट जो है वो क्योंकि होता है बीच बीच में, इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। चलिए आगे। अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है ना। डोम का मतलब हो गया गुंबद नुमा, सेंट्रल या फिर गुंबद नुमा चीज पे जब आप पानी डालेंगे तो वो चारों तरफ बहेगा। ये रेडियल का था। A combination of several patterns may be found in the same drainage। ये खास बात है, जरूरी नहीं है कि एक ड्रेनेज बेसिन सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करती हो। जिस तरीके की भूमि होगी, जिस तरीके की बाकी फीचर्स होंगे, उसके हिसाब से उसका जो है ये भी देखा जा सकता है कि अलग अलग पैटर्न अलग अलग इलाकों में फॉलो कर रही हो कोई ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, चलते हैं आगे। हिमालयन रिवर्स की खासियत क्या थी? मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब हो गया साल भर बहने वाली। जो नदियां साल भर बहती हैं उनको कहते हैं पेरेनियल। ठीक है, इस लफ्ज को याद रखना है। इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। अब जो पहाड़ों पे बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, या क्योंकि रेनफॉल भी ज्यादा होती है ऐसे एरियाज में, तो वहां पर इनके पास पानी के स्रोत की कमी नहीं है, तो पानी खूब रहेगा, इसलिए साल भर बहता रहेगा। These the two major Himalayan rivers, Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges। हम जानते हैं कि जो इंदस है और ब्रह्मपुत्र जो है वो निकलती है कहां से? माउंटेन्स में से निकलती है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। They have cut through the mountains making gorges। गॉर्जेस बनाती है, जैसे मैंने अभी बोला था खाई नुमा चीज है ना, गॉर्जेस बन जाते हैं जब वो एक जमाने से उस इलाके से बहती रहती है। वहां के पत्थर को जो है वो काटती रहेंगी, नीचे आती रहेंगी। तो जहां पर ये इस तरीके की खाई नुमा चीज कह लें आप, या थोड़ी दर्रे कह लें आप, है ना, उन दर्रों से फिर ये निकलती भी आएंगी, तो वो फिर गॉर्जेस कहलाते हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज। ऑफ कोर्स लॉन्ग कोर्स क्या हो गया? कौन कितनी दूरी से बहता हुआ आ रहा है। कोर्स ये हो गया भाई, एक नदी जो है वो ये आ रही है ए, आप कहेंगे जी इसका तो लॉन्ग कोर्स है, लंबा है। वहीं पे दूसरी नदी जैसे ये है, इसका शॉर्ट कोर्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये लॉन्ग कोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद गिरती जो है वो ज्यादातर नदियां समुद्र में गिरेंगी, कुछ जो है वो विलीन हो जाएंगी, खो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतना पानी नहीं होगा कि वो वहां तक ट्रैवल कर सके। ठीक, they perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand। जैसे मैंने बताया कि जब पहाड़ी नदी निकलेगी तो ज्यादा कटान करेगी, ज्यादा बड़े बड़े बोल्डर, ज्यादा इरोजन, हर चीज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और बाद में जो इसका मिडिल और लोअर कोर्स है, मिडिल एंड लोअर कोर्स क्या होता है? फिर भाई नदी निकली यहाँ से, तो ये वाला तो हम कह रहे हैं जी, ये तो बिल्कुल इसका आप कह रहे बचपन जैसे किसी का शुरुआत है यहाँ पे। तो उसके बाद ये जो हो गया, ये इसका मिडिल कोर्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक नदी का, है ना। और फिर ये जो है ये इसका लास्ट कोर्स हो गया। मान लो ये अगर समुद्र है यहाँ पे, ठीक है, तो लास्ट कोर्स जो है इसका, तो मिडिल और लोअर कोर्स यानी कि आखिर में। These rivers form meanders, oxbow lakes and many other dispositional features in their floodplains। They also have well developed deltas। जैसे सुंदरबन डेल्टा बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब नदी अपने आखिरी सफर में होगी तो वहां पर जिस तरीके का जितना पानी, जितना फोर्स, जैसी भूमि, ये सारी चीजें होंगी, उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या बना रही है आखिर में। हो सकता है कहीं पे लेक्स की फॉर्मेशन भी कर रही हो सकता है कहीं पे मेंडर्स बनाए, हो सकता है कहीं पे एस्चुरी बना दे, है ना, उस तरीके से डेल्टा बना दे, और फिर देखा जाएगा। माउथ ऑफ द रिवर आप समझ ही गए, बिल्कुल वो मुंह उसका वो मुहाना जहां से फिर पानी बिल्कुल समुद्र में मिलने लगता है ना। फिर वहीं पे जो है वो फ्रेश वाटर होगा, समुद्र का खारा पानी होगा, वो दोनों भी वहां पर मिल रहे होंगे। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on the rainfall। जैसे मैंने बोला कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है लार्ज नंबर्स में वो पूरे साल नहीं बह पाती, क्योंकि आप जानते हैं भाई, अगर आप रेनफॉल को कंपेयर करेंगे, मान लो आसाम में ज्यादा होती है, चेरापूंजी में ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही है अगर, लेकिन जरूरी नहीं कि राजस्थान में ज्यादा हो। तो जब राजस्थान में वैसे भी पानी नहीं है, रेगिस्तान है भाई, आप रेत के ऊपर पानी डालेंगे तो रेत तो उसे पी लेगी ना, तो ये भी तो डिपेंड करेगा। तो पानी भी कम है, रेत भी पी ले रही है पानी, सोर्स ऑफ वाटर भी ज्यादा नहीं आ रहा पीछे से कि साहब बारिश लगातार चल रही हो तो नदी के अंदर पानी चले। इस वजह से हम देखते हैं कि सारी नदियां जो है वो नहीं होती पेरेनियल। ठीक है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया में ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। यानी कि जो हम ये देखते हैं कि ये जो बड़ी नदियां भी हैं, इनके भी हालात जो है वो गर्मियों में खस्ता हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है ज्यादा, वाटर उड़ता भी है, जज्ब भी करता है, यानी कि सक कर लेता है वो पूरा लैंड और आसपास का इलाका। पीछे से जो है वो लगातार कंटिन्यूस सोर्स होता नहीं है, ना बारिश का ना फ्लो का,
तो इस वजह से वो सूखने लगती है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, बहुत कम रह जाता है चैनल्स। जैसे आप जानते हैं अभी अगर आप देखें अपने आसपास भी, दिल्ली जाते हैं आप, हरियाणा पंजाब कहीं भी जाते हैं, जब ड्राई सीजन होता है तो जब आप पुल पार कर रहे होते हैं सड़क से, आप देखते हैं यार इसमें तो पानी बड़ा कम चल रहा है नदी में, लेकिन वहीं पे अगर आप बरसात में जाएंगे तो हो सकता है वो फुल चल रही हो, है ना। ये ऐसे फर्क पड़ता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर्ड टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स। शॉर्टर यानी कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था, शॉर्ट कोर्स होगा, गहराई भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। गहराई तो वहां ज्यादा होगी जहां पे पानी के अंदर फोर्स बहुत होगा, वो गहरा कटान कर रहा होगा, है ना। इसीलिए गंगा में आप कभी देखते हैं कितनी किसी से पूछोगे कितनी गहरी होगी तो वो कहता है पता नहीं भाई, कम से कम 100-150 फीट तक हो सकती है। तो यानी कि 100-150 फीट, है ना। बहुत आराम से भी कहीं चल रही होती है तो 40-50 फीट पे चल रही होती है गंगा और इस तरह की बड़ी नदियां, ब्रह्मपुत्र। लेकिन वहीं पेनिनसुलर इंडिया में उतनी ज्यादा गहराई नहीं देखने को मिलती। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, तो ज्यादातर जो है वो वेस्टर्न घाट्स में होंगी। भाई ये अगर है इंडिया तो ये हो गया वेस्ट का इलाका, तो ये इधर वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्ट का इलाका तो ये ईस्टर्न घाट। कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल, कुछ जो है वो अरेबियन सी में गिर जाएंगी, तो यही डिपेंड करेगा, यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे। Most of the rivers of peninsular India originate in Western Ghats, Western Ghats में originate करेंगी and flow towards the Bay of Bengal। यानी कि अगर वेस्टर्न घाट में निकल रही हैं और गिर किधर रही हैं, फिर इस तरफ जा रही है डायरेक्शन में, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट बह रही हैं। पेनिनसुलर रिवर्स यूजुअली डू नॉट मेक गॉर्जेस, गॉर्जेस नहीं बनाएंगी पेनिनसुलर रिवर्स, जिस तरीके से पहाड़ी नदियां बना रही थी हिमालयन रिवर्स। दे डू नॉट परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगी, क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं होगा। उसके बाद नो सच डिपोजिशनल फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय पेनिनसुलर रिवर्स फ्रॉम डेल्टास, यानी कि डिपोजिशनल फीचर्स भी उस तरीके से नहीं होंगे पेनिनसुलर रिवर्स के ताकि वो डेल्टास बनाए। डेल्टा कौन बना रहा था सबसे बड़ा दुनिया का? ब्रह्मपुत्र बना रहा था। सुंदरबन डेल्टा याद रखना, कई दफा क्वेश्चन आ चुका है। नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट एंड फॉर्म एस्चुरीज, तो नर्मदा जो है और तापी जो रिवर है वो फ्लो करेगी वेस्ट की तरफ और बनाएगी एस्चुरीज, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आप इसमें चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं क्या फर्क आ रहा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, किस तरह की रिवर्स का, हिमालयन रिवर्स का क्या है, और वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड का क्या है, ठीक है। चलिए आगे। पॉइंट ऑफ ओरिजिन हिमालयाज एंड ग्लेशियर्स, वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, अलग अलग है ऑफ कोर्स। पॉइंट ऑफ ओरिजिन नेचर पेरेनियल, साल भर बहना है, उन्हें सीजनल है। इनका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो रेनफॉल और ग्लेशियर होंगे। पेनिनसुलर इंडिया में ग्लेशियर्स नहीं है, उनका जो फिर स्रोत है वो सिर्फ रेनफॉल, ठीक है। कोर्स लॉन्ग कोर्स है हिमालयन रिवर्स का, परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी है, कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड है, जबकि उसके मुकाबले जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका इतना लंबा कोर्स भी नहीं है, इरोजन भी कम है, इतनी गहरी भी नहीं है, और बहुत ज्यादा फिर सिल्ट और बाकी चीजें अपने साथ लेके नहीं चलती, ठीक है ना। शॉर्ट एंड शैलोअर कोर्सेज हैं इनके। ड्रेन्स इन, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। इंडस इज एन एक्सेप्शन, इंडस एक्सेप्शन है गाइस, इसको याद रखना, क्योंकि ये फिर चली जाती है पाकिस्तान की तरफ, सिंध की तरफ, और दरियाए सिंध में फिर उधर से गिरती है, ठीक है ना। यानी कि इंडस जो है वो इस तरीके से चली जाएगी, बाकी नदियां जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगी, ईस्ट की तरफ, और गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में। जैसे ब्रह्मपुत्र का हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने गंगा का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं भाई कहाँ जाएगी, कलकत्ता की तरफ जाएगी, हुगली, और फिर इस तरीके से उसका जो है वो अंत होगा समुद्र में विलीन होकर, गिरकर, खोकर। अदर फीचर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, इसका रह गया पेनिनसुलर का, ज्यादातर जो है वो ईस्ट की तरफ बह रही हैं और खत्म हो रही है बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा एंड तापी आर सम मेजर रिवर्स व्हिच फ्लोज इन वेस्ट एंड ड्रेन्स इन अरेबियन सी। अब क्योंकि नर्मदा और तापी एक उसका आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है, इस वजह से वो वेस्ट में जाएंगी। तो अब याद रखना, तुम्हें ऑप्शन दे देंगे 4 और सवाल पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी नदी ईस्ट में जाती है
या इनमें से कौन सी नदी वेस्ट में जाती है? तो तुम्हें याद रखना नर्मदा तापी जो है वो वेस्ट में जा रही है, बाकी सारी नदियां ईस्ट में जा रही हैं, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल तो वो वहां पे खत्म होंगी, और वेस्ट में है अरेबियन सी तो वो वहां खत्म होंगी। क्वेश्चन बदल के ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती है, तो अब आप समझ जाओगे कि जी क्या है क्वेश्चन, है ना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगला है अदर फीचर्स फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स बनाएंगी ऑक्सबो लेक्स, मिएंडर्स एंड डेल्टा, ठीक है। फॉर्म्स एस्चुअरीज अनलाइक हिमालयन रिवर्स, एस्चुअरीज बनाएंगी हिमालयन रिवर्स के उलट, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो है वो एस्चुअरीज नहीं बनाती। एग्जाम्पल है गंगा, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गाइस इसको बहुत अच्छे से याद रखना, भूल मत जाना कि इसका मतलब कौन सी नदी कहां जा रही है। मैं चाहूंगा आप 1 सेकंड का टाइम लें और इसको देख लें कि कौन सी नदी किधर जा रही है, ठीक है ना, या कौन सी नदी किसका एग्जाम्पल है। आपके ऊपर आपको ये सवाल पूछ सकते हैं भाई इनमें से कौन सी नदी जो है वो हिमालयन रिवर का हिस्सा है। मान लो गंगा दे दिया, ब्रह्मपुत्र दे दिया, इंदस दे दिया, और आपको दे दिया चौथा ऑप्शन नर्मदा, तो भाई ये तीनों तो होंगी, नर्मदा नहीं होगी, राइट। और अगर सवाल उल्टा पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो फिर नर्मदा नहीं है हिमालयन, नर्मदा किस में आएगी? वो आ जाएगी पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है ना। तो जैसे कि ये सारा हमने डिस्कशन किया, आई होप क्लियर हो गया होगा। गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मैंने बता दिया आपको। भाई जहां पर नदी गिर रही है, अपना फ्रेश वाटर लेके समुद्र के पानी में मिल रहा है, तो वो वाला इलाका जो है जहां पर ये खारा पानी और मीठा पानी मिल रहा है उसको कह देते हैं एस्चुअरीज, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो अब आपके सामने आ गया, ये अपलिफ्ट है, ये गॉर्ज बन गया है, ये फॉल्ट है, ऐसे रिवर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ये डेल्टा है, देखो छोटी छोटी भूमि है, यहाँ पर फट गई है रिवर, जैसे अब ऐसे कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर पानी की स्पीड बहुत हल्की होगी, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इरोजन नहीं चल रहा होगा क्योंकि पानी की स्पीड ही ऐसी होगी। जो पेड़ भी होंगे वो आधे पानी के अंदर होंगे। आप कभी सुंदरबन डेल्टा की वीडियो आपने जरूर देखी होगी जिसमें वो हल्के हल्के दिखा देंगे वो टाइगर जो है वो अपना शिकार करने के लिए चल रहा है ना, पानी में होता हुआ जा रहा है। वो ज्यादातर सुंदरबन डेल्टा की वीडियो होती है। एस्चुअरीज ये हो गया जहाँ पे पानी गिर रहा है समुद्र में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इंडस रिवर को अगर हम डिस्कस करें, ओरिजिन टाइबर नियर लेक मानसरोवर, आपसे पूछ सकते हैं सवाल कि इसका ओरिजिन किधर है, ठीक है। अगला सवाल आ सकता है गाइस लेंथ पे, इसकी लेंथ कितनी है इंडस रिवर की, तो टाइबर, ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फ्लो वेस्ट, एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि इंडिया को कहां से एंटर करती है, तो लद्दाख से एंटर करेगी। अगला सवाल जो मेजर होगा वो ट्रिब्यूटरीज पे होगा, इसको याद कर लेना है, इसको हमें याद कर लेना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पूछ लेंगे आपसे भी इंडस की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है या ट्रिब्यूटरी नहीं है। जंस्कार, न्यूब्रा, हंजा, श्योक, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्लोज थ्रू गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ अटक, अटक से निकलती है ये नदी और उसके बाद गिलगिट बल्किस्तान की तरफ जो है वो चली जाती है, ठीक है। नियर मिठानकोट पाकिस्तान, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, सिंध। कराची क्या हो गया? सिंध हो गया, SINDH, है ना। उनकी एक स्टेट भी कह सकते हैं आप, सूबा, और कल्चर भी बहुत मशहूर है सिंध, ठीक। कराची उसका जो है वो कैपिटल है सिंध का, तो ये याद रखना, ठीक। चलते हैं आगे गाइस। हिमालयन रिवर, द इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सवाल पूछा गया पहले इसके ऊपर, तो सबसे पहले तो याद रख लेना भाई कि इंडस के पानी का डिवीजन किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कि भाई कौन कितना पानी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और आप जो है वो कैसे भी हालात हो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर आप किसी का पानी नहीं रोक सकते कंप्लीटली, क्योंकि पानी जो है वो राइट टू लाइफ का हिस्सा होता है, वर्ल्ड वाइड इसको माना गया है। इसके लिए इंडिया ने डिवीजन करने के लिए एक ट्रीटी करी। ट्रीटी का नाम क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। हुई कब थी? 1960 में। द इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपसे पूछ सकते हैं ट्रीटी कब हुई? 1960। किस किस के बीच में हुई? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अरेंज्ड एंड नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। किसने नेगोशिएट करी? मध्यस्थता किसने करी? बीच में कौन बैठा? वर्ल्ड बैंक बैठी कि साहब कौन इसका पानी जो है वो कैसे इस्तेमाल करेगा। उसके बाद 19 सितंबर 1960 को ये हुई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। ठीक है भाई, इनकी तो लाइफलाइन है इंडस। इसका पानी अगर रुकेगा
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी सिंध में तो, ठीक है। उसके बाद है गंगा रिवर, भागीरथी से निकली गंगोत्री और अलकनंदा से निकला बद्रीनाथ, है ना, सॉरी बद्रीनाथ से सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, ठीक है। खैर अलकनंदा बद्रीनाथ से और भागीरथी गंगोत्री, ठीक है। इसको देख लें आप। एट देवप्रयाग, ये सवाल पहले पूछा गया है जिसको याद रखना, देवप्रयाग, ठीक है, कहां पर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदियां, तो भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलकर बनाती हैं गंगा। आपसे इस बार पूछ सकते हैं कि गंगा को कौन बनाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा बनाती हैं, और ये दोनों कहां मिलती हैं, ये मिलती है देवप्रयाग में। लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, यमुना है, घाघर है, गंधक है और कोसी है। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर एट इलाहाबाद, यमुना प्लस गंगा। इलाहाबाद में जो है वो संगम इसलिए कहते हैं, क्या कह देते हैं, संगम, ठीक, इसको याद रखना, इलाहाबाद में संगम होता है, मिलती है नदियां, ठीक है। और एक माइथोलॉजिकल रिवर भी है जिसको हम कहते हैं सरस्वती। तो अगर आपसे मुझे सरस्वती किधर है, ऑफ कोर्स हमें लैंड पे तो नहीं दिख रही है वो एक, लेकिन एक माइथोलॉजिकल रिवर है जिसको हम कहते हैं सरस्वती, ठीक है। ये देखो देवप्रयाग और वहां का आपको दिखा रखा है भागीरथी का कि किस तरीके से नदी जो है वो मिल रही है और फिर गंगा बन रही है, ठीक है। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन हिमालयाज। फिर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, सोन राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। They have a shorter course and do not carry much water. These river flood parts of the northern plains every year. हर साल जो है वो कई दफा बाढ़ भी आती है ऐसे इलाकों में, ठीक है, जिससे कि डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को, बट एट द सेम टाइम दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। ऑफ कोर्स पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, हरियाणा इंक्लूडेड, मेन सोर्स क्या है, रिवर से तो लग रहा है ना, रिवर से ही जो है वो सिंचाई का काम किया जा रहा है, इसके पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फिर लोग कह रहा हूँ इसके अंदर जो है वो ट्रिब्यूटरीज भी आके जुड़ेंगी, ये अपना पानी और बढ़ाएगी और उसके बाद ईस्ट की तरफ होती हुई आएगी, ठीक है। फरक्का इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। इसको याद रखना गाइस, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है कि इसका नॉर्थ मोस्टर्न पॉइंट ऑफ गंगा कौन सा है, वेस्ट बंगाल में नॉर्थ मोस्टर्न पॉइंट कौन सा है, फरक्का है, ठीक है। भागीरथ हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद पद्मा, गंगा एंटरिंग इनटू बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में एंटर करेगी गंगा तो वहां पर पद्मा के नाम से जानी जाएगी। मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लो साउथ एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्रा। तो बेसिकली इंडिया में एक जो हिस्सा है उसका वो तो वेस्ट बंगाल में गंगा का एक हिस्सा तो गिर जाएगा, लेकिन जो मेन हिस्सा है पानी लेके वो जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, और फिर बांग्लादेश में जो है वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करेगा और उसके बाद फिर गिरेगा, ठीक है ना। कहां गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में ही अपना पानी लेके जाएगा। द माइटी रिवर विद द वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इक्वल्स टू मेघना। तो मेघना कब कहला रही है ये, जब इसमें गंगा का और ब्रह्मपुत्र का पानी मिल जा रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। These rivers forms the सुंदरबन डेल्टा। इसको याद रखना है, कई दफा सवाल पूछ चुके हैं कि कौन सा डेल्टा फिर बनाती है वहां पर मेघना, तो सुंदरबन डेल्टा बनेगा, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये इंडिया में तो थोड़ा सा आता है, बाकी बांग्लादेश में आता है, और इसीलिए जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र ज्यादा पानी लेके आती है तो बहुत बड़े इलाके में फ्लड्स आते हैं फिर बांग्लादेश में, ठीक है। ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री, एक सुंदरी ट्री थी वहां से इसका नेम जो है वो ड्राइव किया गया है। लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग ये डेल्टा है। रिवर गंगा, अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक इलाका अगर ऊंचा है और एक रिवर उसके राइट से जा रही है, एक लेफ्ट से जा रही है, क्यों जा रही है, आपस में क्यों नहीं मिल जा रही, वो इसीलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि वो जमीन ऊंची है बीच की। तो इन्होंने बोला कि एक शहर पड़ता है ऐसी अंबाला जिसको वाटर डिवाइड का एग्जाम्पल माना जाता है। तो आपसे पूछ लेंगे जी इनमें से कौन सा शहर वाटर डिवाइड है, आप बोलेंगे अंबाला। अंबाला टू सुंदरबन फॉल इन स्लोप है 300 मीटर का, यानी कि फॉल इन स्लोप का मतलब हो गया हाइट। अगर अंबाला सी लेवल से फॉर एग्जांपल 2000 मीटर पे है तो फिर सुंदरबन जो होगा वो कितने पे होगा, 1700 पे होगा। और अगर अंबाला 300 पर है तो सुंदरबन कितने में होगा, 0 या मतलब 1 2 जो भी कुछ आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा तो ऊपर होगा ही, वरना तो समुद्री का पानी अंदर आ जाएगा, है ना। कुल मिला के जो फर्क है स्लोप का, ये 300 मीटर यहां पर बताया गया है, ठीक है ना। मेंडर्स
ये आपके सामने आप देख रहे हैं कैसे गंगा निकली है उत्तराखंड से होती हुई, और फिर यूपी होती हुई, बिहार होती हुई, और फिर वहां से मोड़ लिया है यहाँ से फरक्का से, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में गिर गई है। एक बड़ा पार्ट इसका पद्मा कहला रहा है, जो कि चला गया बांग्लादेश में, ठीक है ना। और ये सब इसकी आपने देखा है, ट्रिब्यूटरीज और वो सब जो थी, चंबल, सिंध, बेतवा, ये सारी नदियां जिनका भी हमने जिक्र किया आपके सामने, ये आपको दिख रही है मैप पर, ठीक है। उसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी आप देख रहे हो, सब आके गंगा में तो मिल रही है, ट्रिब्यूटरीज हो गई ना फिर ये इसकी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी जो पानी जोड़े, डिस्ट्रीब्यूटरी जो पानी ले जाए। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करें, ओरिजिन है इसका तिब्बत में, ईस्ट ऑफ लेक मानसरोवर। ऑन रीचिंग नामचा बरवा टेक्स अ यू टर्न, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, कॉल्ड एज देहांग। गाइस मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कहां से निकलेगी? लेक मानसरोवर, ठीक है। कौन से पॉइंट पर आकर ये यू टर्न लेती है? नामचा बरवा, नामचा बरवा में आकर यू टर्न लेती है, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया में एंटर कर जाएगी ये, अरुणाचल प्रदेश में। अब सवाल पूछ लेंगे कौन सी स्टेट में एंटर करती है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र कौन सी स्टेट में एंटर करती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा इलाका कहला रहा है? देहांग उसका नाम है। ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी? देहांग है, लोहित है। फॉर्म्स मजूली आइलैंड, मजूली जो है वो बहुत बड़ा आइलैंड ये बनाएगी। कहां पे बनाएगी? आसाम में बनाएगी। ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्या है ये? रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना। रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड बनेगा। वही जैसे रिवर चलती रहती है और कहीं पे फिर सूखा होगा, कहीं पे फिर पानी होगा, फिर सूखा, फिर पानी, इस तरीके से पूरा रिवरीन आइलैंड बनेगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का ड्रेनेज का चैप्टर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। और हमने ये देखा कि रिवर सिस्टम क्या है, ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, कौन सी मेन नदियां हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इस चैप्टर को हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और जेड एकेडमी से ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।